वेरी गुड इवनिंग टीचर्स। वेलकम इन विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी स्पेशल 100 MCQ ऑन अकाउंटेंसी पर, जो कि हमने स्पेशली एचटेट, जो कि नियर अबाउट 2 तारीख को हमारी एग्जाम होने वाला है और डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आई होप सो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो उसी से रिगार्डिंग ये 100 MCQ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला MCQ है हमारा कुछ इस प्रकार से, land on lease should be shown in balance sheet contrary to fact that the company does not own that piece of land is the implementation of which accounting concept। तो इनमें से हमें आइडेंटिफाइड करना है कि जो जमीन है जो कि पट्टे पर ली गई है, किराए पर ली गई है, वो बैलेंस शीट में हम लोग इस फैक्ट कॉन्ट्रैरी टू द फैक्ट, इस फैक्ट के कॉन्ट्रैरी का मतलब है इसके अगेंस्ट फैक्ट की कंपनी डज नॉट ओन दैट पीस ऑफ लैंड, की कंपनी के पास ये पीस ऑफ लैंड अपनी खुद की नहीं है, किराए पर ले रखी है, फिर भी हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो इस पर इंप्लीमेंट होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, दूसरा है एक्रूअल कंसेप्ट, तीसरा है प्रूडेंस कंसेप्ट, फोर्थ वन है सब्सटेंस और फॉर्म कंसेप्ट। तो यू हैव टू टेल मी व्हिच वन इज द कंसेप्ट दैट will be applicable on this particular statement। तो यहां पर हम बात करें तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू रिवेन्यू एंड इनकम्स, जो रिवेन्यू और इनकम्स को मेजर करता है। सेकंड है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट, जिसका मतलब होता है कि इनकम मिले या ना मिले, एक्सपेंसेस पेड करें या ना करें या ड्यू बेसिस पर, तब हम इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट हमें ये बताता है कि ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट नॉट द इनकम्स। तो बचा कौन था हमारा, सब्सटेंस और फॉर्म कंसेप्ट। तो इसका हमारा सही आंसर क्या रहेगा, सब्सटेंस और फॉर्म कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, सबसे पहले डिस्कस कर लें। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका प्रयोग बेसिकली हम लोग कैश बुक एंड पासबुक में होने वाले बैलेंसेस को मैच करने के लिए बनाते हैं, बीआरएस स्टेटमेंट। और इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है या अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, अकाउंटेंट ऑफ द बैंक। सो इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट नोट। डेबिट नोट is the basis of recording a transaction in which of the following journals। तो जो डेबिट नोट है, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि भाई ये होता क्या है, हम बताएं। तो डेबिट नोट का मतलब होता है एक सोर्स डॉक्यूमेंट जिसका प्रयोग बेसिकली हम लोग किस पर्पज के लिए करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और वो हम वापिस कर दें। तो परचेज रिटर्न बेसिकली जब हम करते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है। तो अब बात की जा रही है कि किस जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल इज योर जर्नल प्रॉपर। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में तो ये ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होती नहीं है क्योंकि रिटर्न ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम स्पेशली जर्नल तैयार करते हैं, इसका नाम होता है परचेज रिटर्न जर्नल। आप देख सकते हैं इसमें परचेज रिटर्न जर्नल हमारा डी ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, which of the following financial statement shows the financial position of a business at a specified date। स्पेसिफाइड डेट पर जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को बताने की, तो हम लोगों के माइंड में एक ही बात आती है, दैट इज बैलेंस शीट। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज के बारे में बताता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज, इक्विटीज में होने वाले चेंजेस के बारे में रिफ्लेक्शन देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशन चार्जेस इज ए। जब हम बात करते हैं डिसमेंटलिंग और डिमोलिशन चार्जेस की, तो ये एक प्रकार के रेगुलर रिपेयर टाइप एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो रेगुलर एक्सपेंसेस हम करते हैं उन एक्सपेंसेस को हम बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिनका एक्सपेंस तो हम इकट्ठा करते हैं लेकिन उनको धीरे धीरे आने वाले 4 से 5 साल में राइट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद उनके बेनिफिट एग्जॉस्टेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फिक्स एसेट्स पर किए जाते हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब है या तो परचेज कर ली, या उसमें कोई इंप्रूवमेंट कर ली, या मेजर रिपेयर कर दी, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड वन है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने बता दिया कि ये हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ। देखिए प्रॉफिट किसका पार्ट है, अगर हम बात करते हैं इनकम, सो इनकम इज इटसेल्फ अ प्रॉफिट, तो ये इसका पार्ट तो है नहीं। हम बात करते हैं एसेट्स, तो एसेट्स के अंदर भी हम लोग पार्टिकुलरली प्रॉफिट का कोई इंक्लूजन नहीं करते। तो प्रॉफिट मिलता किसको है, इट इज जनरली टू बी एडेड इन द ओनर्स कैपिटल, तो ये ओनर्स कैपिटल का पार्ट माना जाता है। आंसर विल बी ओनर्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इंट्रोडक्शन टू introduction of capital by owner of the business is recorded on which side of a cash book। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में और अधिक कैपिटल लगाता है तो वो कैश बुक के किस साइड रिकॉर्ड करते हैं। देखिए कैश बुक के बारे में समझे तो कैश बुक का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसका प्रयोग हम कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो कैश बुक में यदि कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती हैं तो इसका मतलब है जितनी कैश रिसिप्ट होती हैं वो सारी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जितनी पेमेंट्स होती हैं वो सारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ड्यू टू ऑफ इट्स नेचर कैश बुक शोज अ रियल नेचर अकाउंट। तो व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हम रूल फॉलो करते हुए बात करेंगे। अगर ओनर ने कैपिटल लगाई है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड। किस साइड में रिकॉर्ड की जाएगी, ये रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ए रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, पैसा हमें रिकवर्ड हुआ है बैड डेट से, यानी पहला पैसे डूब चुके थे और वो रिकवरी हुई है। रिकवरी हुई है तो एक प्रकार की इनकम है हमारे लिए, और इनकम हुई है तो इससे हुआ क्या होगा। अगर इससे हम बात करें हुआ क्या होगा तो देखिए ये हम लिखेंगे कहां पर, हम अगर बात करें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में तो ये मैं बता दूं ये प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट होता है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड से क्या हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये हमें नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है। अब नेट प्रॉफिट यदि इससे इंक्रीज होगा तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जरा देखते हैं। इंक्रीज इन नेट इनकम, डिक्रीज इन नेट इनकम, इंक्रीज इज ग्रोस प्रॉफिट, इंक्रीज ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट इनकम। तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट इनकम दोनों पर एक साथ प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस केवल नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है, और ये नेट प्रॉफिट ये जो बैड रिकवर्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, और इससे ऊपर रह जाता है ग्रोस प्रॉफिट। इंक्रीजेज इन ग्रोस प्रॉफिट ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डिक्रीजेज इन नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो इससे बढ़ रहा है तो ये भी नहीं होगा। और इंक्रीजेज इन नेट इनकम, नेट इनकम इट मींस मैंने बताया था इनकम को हम प्रॉफिट भी बोल देते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसके लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर्ड टू एज। जब हम कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इसमें डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तो ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। तो इसको हम कंपाउंड एंट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ ए रेंट एक्सपेंस अकाउंट। देखिए रेंट एक्सपेंस अकाउंट आ गया तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उनमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, डेबिट में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। तो इसका कैसा बैलेंस माना जाएगा, डेबिट बैलेंस माना जाएगा, तो ये डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं तो इट इज स्टेटिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स सो हायर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। क्वेश्चन ये हमसे पूछना चाहता है कि ये जो मेथड दिए गए हैं नीचे, दीज आर कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो जब प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है ना देगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड के बारे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें क्या है, जो स्टॉक हमारे पास पहले आया था उस स्टॉक को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले वो क्या होगा, आउट होगा, यानी उसको हम यूज में सबसे पहले लेंगे, या आप यूं कह सकते हो कि इसको सेलिंग में सबसे पहले रखेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, जो स्टॉक सबसे लास्ट में आया था
उसको हम सबसे पहले आउट करेंगे। ये सिर्फ एक बार समझें, फिर मैं इसका डिफरेंस बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड्स, इनको अगर हम देखें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में तो एक ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। तो चाहे हमने मटेरियल कम रेट पे खरीदा हो, चाहे मटेरियल हमने हाई रेट पे खरीदा, जब दोनों का हमने एवरेज करके ही मटेरियल को आउटपुट देना है, निकालना है, बेचना है, तो उसमें तो हमारा प्रॉफिट की प्राइसेस बढ़ो या घटो कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी सेम कंडीशन है, क्योंकि हम एवरेज के साथ काम करते हैं। बात बचती है फीफो मेथड और लिफो मेथड में। देखिए, फीफो मेथड और लिफो मेथड में से लिफो मेथड तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट लिया ए, जिसकी 100 यूनिट है हमारे पास, हमने 100 यूनिट परचेज की, 100 यूनिट का प्राइस था 5 रुपए पर यूनिट प्राइस, सपोज करते हैं 5 रुपए पर यूनिट प्राइस है। इसके बाद हमने 200 यूनिट और परचेज की, जो हमें ड्यू टू द राइजिंग प्राइसेस की वजह से 7 रुपए पर यूनिट वो जो है प्रोडक्ट हमें पड़ा। तो अब अगर हम इनको देखते हैं तो इस मेथड के अकॉर्डिंग तो हम जो लास्ट में प्रोडक्ट आया मेरे पास, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब है जो कम कीमत वाला प्रोडक्ट है वो एज इट इज रह जाएगा हमारा, और एज इट इज रह जाएगा तो एज इट इज रह जाएगा, तो इसका मतलब हमारी जो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, बाद में वो हमें हो सकता है प्राइस गिर जाए तो कम रेट पर बेचने पड़े। तो अगेंस्ट इसके देखें फीफो मेथड, तो फीफो मेथड में क्या बताता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदा, यानी कि 5 रुपए के हिसाब से परचेज किया, हम उसको सबसे पहले निकाल देंगे। और प्राइस कैसे है, राइजिंग कंडीशन में है। राइजिंग कंडीशन में तो 5 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो जो करंट प्रिवेलिंग प्राइस होगा उस प्राइस पे बिकेगा, तो यानी प्रॉफिट वहां पर हमें ज्यादा होंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी बेसिकली होती क्या है। देखिए, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। बेसिकली इक्विटी का क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, जरा इनमें से चेक करते हैं। कैश फ्रॉम द बिजनेस, नो इट कैन नॉट बी इक्विटी, क्योंकि तो शेयर होल्डर फंड होता है हमारा। लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, ये लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहां अगर इंटरनल लाइबिलिटी लिखी होती तो मैं इसको कंसिडर कर सकता था, लेकिन अभी लाइबिलिटी लिखा है तो इसका मतलब ये इंटरनल या एक्सटर्नल में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी को कंसिडर करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स। ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है जो टोटल एसेट्स हमने परचेज कर रखी हैं उनमें ओनर्स का क्या है, क्लेम। उनमें ओनर्स का क्या है, बेसिकली क्लेम, कि भाई कितना पैसा ओनर्स का लगा हुआ है। इसकी पॉसिबिलिटी है, एक बार अगला और पढ़ लेते हैं उसके बाद पता लगता है। ओनर्स क्लेम ऑन टोटल लाइबिलिटीज, नो इट कैन नॉट बी। ओनर्स क्लेम ऑन टोटल लाइबिलिटीज नॉट पॉसिबल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन, ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। हमने आपसे बात की थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। जब हम बात करते हैं कि भाई कैपिटल, तो कैपिटल को हम क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तो ये भी कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, बेसिकली हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो इसके ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो पहला ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास तो लाइबिलिटीज भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, हाँ ये हमारी बेसिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट में हमने माइनस का निशान लगा रखा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, ये भी नहीं होता, क्योंकि एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस होंगी तो ओनर्स इक्विटी के इक्वल मानी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन। अगर सस्पेंस अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो आप इसको कहां पर शो करेंगे। देखिए, सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बट इट इज नॉट क्लासिफाइड। तो आप चाहे डेबिट बैलेंस माने चाहे क्रेडिट बैलेंस माने, दोनों ही कंडीशंस के अंदर अब ये एक बैलेंस है। बैलेंस है तो ना तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये तो जो है हमारे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। जबकि हम बात कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट की, एक बैलेंस है, तो इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट। देखिए किसी भी अकाउंट को जब आप क्लोज करते हो, लेजर अकाउंट को, तो बेसिकली होता क्या है कि हम बैलेंस क्लोज कर तक निकालते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कोई भी लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वो क्या शो करता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन शो करता है। तो यहां पर देख लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन कहां पर है, ऑप्शन ए में है। तो अदर ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर, तो ये हमारे इनके आंसर नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एनआरवी। एनआरवी स्टैंडिंग फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कोई भी पार्टिकुलर एसेट्स या प्रोडक्ट मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। यहां पर है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू लेस, यानी कि जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है उसका, एक्सपेक्टेड का मतलब है भाई कितने की बिक सकती है, और मार्केट वैल्यू, और मार्केट में जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो क्या कंसीडर करके चलते हैं, किस पर इसको लेकर चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखते हैं। कैरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस नेसेसरी टू कंप्लीट सेल, कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू लेस। तो इसका मतलब है कि जब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि हमें किसी इन्वेंट्री को बेचकर एग्जैक्टली क्या मिला, कितना पैसा हमें उससे मिला। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैरी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम तो चेक क्या करना चाहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि कितना नेट वैल्यू हमें मिली। दूसरा कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक तो अपने आप में उसकी कॉस्ट हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि हमने नया प्रोडक्ट कितने में परचेज किया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, एक्सपेंसेस नेसेसरी टू कंप्लीट सेल, यानी गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चे आपने किए, यदि वो खर्चे हम माइनस कर दें तो जो हमारे पास बचता है उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेबिट बैलेंसेस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस ओनली शोज और चेक्स द एंड इट डज नॉट इंडिकेट दैट नो एरर्स वर मेड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। तो क्वेश्चन ये है कि जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारे इक्वल होते हैं बेसिकली, उन इक्वल बैलेंसेस के साथ, उन इक्वल बैलेंसेस के साथ ट्रायल बैलेंस केवल शो करता है या चेक करता है, किन्हें शो करता है किन्हें चेक करता है ये देखना है हमें। एंड इट डज नॉट इंडिकेट, और ये बताता भी नहीं है दैट नो एरर्स वर मेड, कि कोई एरर हुई है। तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, तो ऐसे उसके लिए हमें इनमें से ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे लिए इनका बनता है। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो केवल और केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा वो किसी प्रकार की भी एरर्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद नहीं करता। तो हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो ये इसका ऑप्शन पॉसिबल है। एक बार इसको हम साइड में रख लेते हैं, उसके बाद अदर ऑप्शन भी एक बार रीड कर लेते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन, देखिए एरर ऑफ कमीशन जो है बेसिकली हमारी टोटलिंग की मिस्टेक्स जो है, बेसिकली एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, इस तरीके की गलती हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये इससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सपोज राम का अमाउंट मैंने शाम के अकाउंट में लिख दिया, लिखा तो गया ना, तो ट्रायल बैलेंस से मैच होगा हमारा, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। ओमिशंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, देखिए कोई पार्टिकुलर इवेंट था, कोई ट्रांजेक्शन थी, हमने लिखनी ही भूल गए हम, अब ना तो वो डेबिट में आई ना वो क्रेडिट में आई, और डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है। इसका मतलब इस एरर को भी रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाएगा हमें। अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज, अगर हमने बैलेंसेज को अंडर स्टेटमेंट में डाल दिया है, कम कर दिया है और फिर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का ए। ये केवल हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताएगा, जब डेबिट क्रेडिट इक्वल हो और फिर भी एरर्स हो और ये ना बता पाए, तो उस कंडीशन में ये केवल किसको बताएगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में हमें डिस्क्लोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, देखिए, ए कंपनी परचेज्ड ए व्हीकल फॉर ₹6,000, 6,000 रुपए का व्हीकल परचेज किया। इट विल बी यूज फॉर 5 years, 5 साल के लिए इसको यूज किया। एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹1,000। रेजिडुअल वैल्यू मीन स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू होगी इसकी वो कितनी होगी हमारी,
1000 रुपए हो गई, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद, यानी एस्टिमेटेड लाइफ हो गई 5 साल, और 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू हो गई 1000 रुपए, और खरीदा कितने का है? 6000 रुपए का। व्हाट इज द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? व्हाट इज द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने का हमारे पास पार्टिकुलरली हमें बताना है कि डेप्रिसिएशन क्या लगेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है ऐसा मेथड जिसके अंतर्गत हम लोग एनुअली एक जैसा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब हम एक जैसा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हमारा फॉर्मूला हमारा रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट, जिस मूल्य पर आपने उसको खरीदा, माइनस में स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडिंग बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो खरीदी कितने की थी आपने? 6000 रुपए की। 6000 में से आप क्या कर देंगे? 1000 माइनस कर देंगे, जो कि हमारी स्क्रैप वैल्यू है। 1000 अगर आपने माइनस कर दिए और 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो बता दीजिए कितना आंसर आने वाला है, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप। दैट विल बी रुपीज 1000। तो 1000 रुपए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इज। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इज। उस अकाउंट का नाम बताइए जो अकाउंट एक्सपेंसेस को, गेन्स को, लॉसेस को रिकॉर्ड करता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए 3 प्रकार के अकाउंट हमने पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, ये तो व्यक्ति नहीं है। रियल अकाउंट एसेट से रिलेट करते हैं, ये एसेट्स भी नहीं है। तो कौन सा अकाउंट बचा? थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। तो दे लाइज अंडर द नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट वुड बी द आंसर? नॉमिनल अकाउंट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। बताइए रियल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है? डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेटर्स, डीलिंग इन कमोडिटीज, गेन्स और लॉसेस, और ऑल ऑफ द अबव। देखिए रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करता है, जो गुड्स में डील करता हो, जो एसेट्स में डील करता हो। तो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, दिस बोथ आर द पर्सनल अकाउंट्स। क्रेडिटर भी एक पर्सनल अकाउंट है, डेटर भी एक पर्सनल अकाउंट है। तो आई होप रियल अकाउंट में तो डील करेगा नहीं, तो करेगा किसमें? डीलिंग इन कमोडिटीज। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए डी भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या बचा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ टिक कर लेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स? इनमें से किसे हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं? देखिए बेटा शेयर होल्डर को बेसिकली क्या क्या मिलता है? ऑल काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जब बात करते हैं ऑल काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, तो कैपिटल रिजर्व में भी उसका हिस्सा होगा, जनरल रिजर्व में भी उसका हिस्सा होगा, रिवोल्यूशन रिजर्व में भी हिस्सा होगा। इट मींस डी विल बी द राइट आंसर। 21 में काम क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। 21वें में हम क्या लगा देंगे? बेसिकली डी। ये इसमें उसको प्रॉफिट से मिलने वाले हैं सारे के सारे। देखिए अगर इसको हम समझें तो कैसे समझेंगे? हमने बैलेंस शीट डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। उस बैलेंस शीट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड में बेसिकली क्या क्या शामिल होता है। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास शामिल होता है 2 पार्ट, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखिए शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि इनमें आता क्या क्या है। इनमें कैपिटल रिजर्व आता है, आता है। इनमें जनरल रिजर्व आता है, आता है। इनमें रिवोल्यूशन रिजर्व आता है, आता है। तो इट मींस ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। When capital is increased by an amount, it is recorded on। देखिए जब कैपिटल बढ़ गई है, कैपिटल बढ़ गई है, नॉर्मली सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैपिटल बढ़ गई है तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो वो किस साइड में रिकॉर्ड की जाएगी? देखिए कैपिटल अकाउंट की जो राइट हैंड साइड होती है दैट इज योर डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज योर नोन एज डेबिट साइड। तो इसका बैलेंस जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। तो क्रेडिट साइड कौन सी है हमारी? राइट हैंड साइड। तो राइट राइट यानी कि पहले 2 ऑप्शन को तो हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, पहले वाला और
लास्ट वाला, क्योंकि लेफ्ट में तो कभी भी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो डेबिट साइड होती है, डेबिट करने से कैपिटल घटती है। अब बात बची बी और सी की, तो राइट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, तो वही राइट तो ठीक लिख दिया, लेकिन डेबिट गलत लिख दिया, क्योंकि डेबिट से कैपिटल घटेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। सो इट मींस राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट विल बी द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा, when one or both aspects of a transaction are recorded in the wrong class or category of account it is called। देखिए, जब आप पार्टिकुलरली कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं गलत अकाउंट में या गलत साइड में, गलत क्लास में, तो वो कौन सी एरर होती है? अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने फर्नीचर खरीदा और आप परचेज मान ले, तो आपने क्या किया? गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, गलत क्लास में रिकॉर्ड कर लिया। फर्नीचर एक एसेट होती है, जबकि आपने रिकॉर्ड कर लिया परचेज अकाउंट में, दैट इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक। तो दोनों के दोनों अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे पास जो एरर हुआ वो एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल एरर हुआ, सैद्धांतिक गलती हुई। हमें पता नहीं था कि फर्नीचर को परचेज में रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए हमने गलती कर दी। इसलिए गलती कर दी, तो इस प्रकार की एरर्स को हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीटली ओमिशन हो जाएगा, वो तो हमने किया ही नहीं इसके अंदर। देखो, हमने रिकॉर्ड तो किया है ना, तो एरर ऑफ ओमिशन को तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन में हम लोग करते क्या है? बेसिकली जमा घटा की गलती करते हैं, और रिकॉर्डिंग जो है ना किसी दूसरे के अकाउंट में इन द सेम काइंड ऑफ अकाउंट में करने की गलती करते हैं। तो ऐसा भी हमने नहीं किया, हमने अकाउंट बदल दिया यहाँ पर। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हमने नहीं की कि हम करना भूल गए हो। तो हमारा ऑप्शन इसलिए ए जो है इसका राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी 24 पर हम आए हैं। ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एज, वियर, टीयर इज नोन एज। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। आई होप सो। अगर किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू में उसके टाइम पासिस की वजह से या टूटने फूटने की वजह से कमी आती है, तो उस कमी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। दैट विल बी टर्म्ड एज डेप्रीशिएशन। यस, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, एप्रिशिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू, ये तो एक मेथड हुआ डेप्रीशिएशन का, तो ये इसलिए आंसर नहीं हुआ। एप्रिशिएशन में बढ़ना होता है, तो यहाँ वैल्यू घट रही है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कंसोलिडेट टोटल डेप्रीशिएशन होता है, जबकि हम तो केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो डेप्रीशिएशन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये डिस्कस करते हैं। बिल्स रिसीवेबल इज ए, बी आर क्या है इसमें से? गलत, देखते हैं बी आर क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बी आर है क्या। कि बी आर होता क्या है? जब डेटर्स जो होते हैं, डेटर्स मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं, जिनको हमने उधार में सामान बेचा था, उन व्यक्तियों ने हमें पैसा टाइम टू टाइम ना देकर कुछ समय के लिए उन हमसे कुछ समय मांग लिया। उस कुछ समय के बाद उस कुछ समय के बाद वो पैसा हमें देंगे, और उसके बदले में एक वो हमें क्या दे देते हैं? बिल दे देते हैं। जब वो हमें बिल प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसा बिल जनरली लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो जो ऐसी पार्टिकुलर जो बिल हमें मिला है, जो 2 महीने या 3 महीने में पार्टिकुलरली हमारे पास रिकवरी हो जाएगी, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी? एसेट्स मानी जाएगी। अब अगर एसेट्स मानी जाएगी, तो एसेट्स में वो कौन सी एसेट्स मानी जाएगी? तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटेंजिबल जब फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की एसेट्स है। तो हम हमारा जो टॉपिक है वो बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट टर्म का टॉपिक है। अब बात करते हैं करंट एसेट्स। हमें पता है करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट विल बी द राइट आंसर। करंट एसेट्स हमारा इसका आंसर होगा। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश अकाउंट इज ए, बताइए कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है? इट इज ए रियल अकाउंट। वेरी गुड, कैसा अकाउंट है कि ये रियल अकाउंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर यूजफुल इन इवेल्युएटिंग ए कंपनीज लिक्विडिटी। देखिए, रेशोज के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशोज के बारे में आपने सुना भी होगा।
जो रेशोज होती है वो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। उन रेशो में 4 प्रकार के रेशो कौन कौन से होते हैं? एक तो लिक्विडिटी रेशो, एक सोल्वेंसी रेशो, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक एक्टिविटी रेशो। ये 4 प्रकार की रेशोज आपने पढ़ी होंगी। और इनमें से हम क्वेश्चन जो हमारे सामने वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर यूजफुल इन इवेल्युएटिंग ए कंपनीज लिक्विडिटी। तो बेसिकली लिक्विडिटी हम लिक्विडिटी रेशो से निकालते हैं। और लिक्विडिटी रेशो में हमने पढ़े थे 2 प्रकार के रेशो होते हैं, एक तो करंट रेशो होता है और दूसरा क्विक रेशो होता है। तो करंट रेशो और क्विक रेशो में आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स। तो अब देख लीजिए ये एलिमेंट कहां पर हैं। ये एलिमेंट जहां पर भी होंगे वही हमें लिक्विडिटी की जानकारी देंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? करंट एसेट्स एंड अदर एसेट्स। तो करंट लाइबिलिटीज मिसिंग है यहाँ पर। करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स, यस, इसमें दोनों एलिमेंट हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। करंट लाइबिलिटीज एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, नहीं, ये एसेट्स आ गई। लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटीज तो ठीक था इसमें। इन करंट लाइबिलिटीज एंड अदर एसेट्स, तो इसमें अदर एसेट्स आई है केवल, बाकी एसेट्स हमने इंक्लूड नहीं की, तो ये एग्जैक्टली हमें लिक्विडिटी की जानकारी नहीं देंगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? द एक्सपेंसेस दैट हैव फॉलन ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पेड आर, ऐसे खर्चे जो कि जिनकी ड्यू डेट तो आ चुकी लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं किए? पेड नहीं किए। तो जैसे खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस, वेरी इजी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। Which of the following is a type of cash receipt जर्नल प्लस कैश पेमेंट जर्नल? देखिए कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल केवल और केवल कैश बुक में हम इंक्लूड करते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कैश बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज एसेट्स, क्योंकि हम एडवांस में खर्चा कर चुके हैं, अभी बेनिफिट लेने बाकी हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बताता है? आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा बैलेंस शीट का आइटम नहीं है? तो यहां पर कौन सा बैलेंस शीट का आइटम नहीं है जरा देखते हैं। देखिए अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम होता है, अकाउंट पेबल बैलेंस शीट का आइटम होता है, सेल्स रिवेन्यू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट होता है, तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ये आल्सो दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। सो ये तीनों हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, ए प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय। देखिए प्रोफोर्मा इनवॉइस होता क्या है? प्रोफोर्मा इनवॉइस होता है कि जब पार्टिकुलरली हम किसी एजेंट को सामान भेजते हैं विद डिटेल कि भाई ये सामान है, इतनी क्वांटिटी में भेज रहा हूं, ये इनका प्राइस है, तो ये पार्टिकुलरली करता कौन है? एक ओनर किसी एजेंट को सामान भेजने के लिए। अब हमें आइडेंटिफाइड करना है इनमें से रिलेशन कि ओनर कौन है और एजेंट कौन है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है हमारा कंसाइनी टू कंसाइनर। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट्स की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स की, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर तो कंसाइनर क्या होता है? ओनर होता है, और कंसाइनी क्या होता है? एजेंट होता है। तो ये तो उल्टा लिखा है, अगर ये ऐसा लिखा होता कंसाइनर टू कंसाइनी तो ये हमारा राइट आंसर माना जाता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कंसाइनी टू डेटर ये पॉसिबल नहीं है, दोनों एक ही बात हो गई। डेटर्स टू कंसाइनी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? कंसाइनर टू कंसाइनी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन डी हमारा इसका सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज ए परसेंटेज ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोविजंस हैं बेसिकली वो डेटर्स पे बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि डेटर्स में सॉरी कौन से डेटर्स पर बनाए जाएंगे। तो डेटर्स में अगर हम बात करते हैं कौन से डेटर पर बनाए जाएंगे, तो देखिए जो डेटर्स होते हैं उनमें से आप माइनस कर चुके होते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसमें से आप माइनस करते हैं
प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनने के बाद जो वैल्यू बचती है उनमें से आप माइनस करते हो प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट। तो यहाँ हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा। एक तो डेटर्स, डेटर्स तो बेटर्स है, इसमें से मतलब फर्दर बेटर्स नहीं घटे हुए, प्रोविजंस नहीं बने हुए। एक नेट डेटर, नेट डेटर का मतलब होता है जिनमें से सारी चीजें घटा दी गई हो, जबकि प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट अभी घटाना बाकी है, तो ये इस पे भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है नेट डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यस, नेट डेटर्स में से जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप घटा दें तो उसके बाद जो वैल्यू बचती है उन डेटर्स में से हम क्या बनाते हैं, कैसे डिस्काउंट बनाते हैं। तो व्हाट वुड बी द हमारा राइट आंसर इसका, सी। तो हम सी ऑप्शन को इसमें ऑप्ट करेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है द एसेट्स विच हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर टर्म्ड एज। ऐसी एसेट जिनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, ऐसी एसेट्स को आप किस नाम से जानते हैं। देखिए, जितनी भी एसेट जिनकी यूजफुल लाइफ होती है दोज आर टू बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएबल एसेट्स। क्या होती है वो, डेप्रिसिएबल एसेट्स। तो लिमिटेड एसेट्स तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी, डेप्रिसिएबल एसेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम केवल उन्हीं एसेट्स पर लगा सकते हैं जिनकी लाइफ लिमिटेड है। दैट्स व्हाई लैंड हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन द AS 6। AS 6 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 विच इज यूज फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो इसमें इसको एक्सक्लूड किया गया है, क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए, डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड इन केस ऑफ टाइम बिल्स फॉर कैलकुलेटिंग डेट ऑफ मैच्योरिटी। यस, तो पहले तो करें डेज ऑफ ग्रेस कहां यूज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में डेज ऑफ ग्रेस कितने कंसिडर किए जाते हैं, देयर आर 3 डेज। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, 3 डेज। 3 दिन पर हम इसमें टिक कर देंगे, 3 डेज आर टू बी कंसिडर्ड एज डेज ऑफ ग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, ROI। देखिए ROI पहले एक बार बता देता हूं आपको, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिवाइडिंग बाय होता है कैपिटल इंप्लॉयड, इनटू में होता है 100। तो ऑप्ट करते हैं सबसे पहले इनमें से इन ऑप्शंस को, अगर ये है तो ये आंसर होगा हमारा। सेकंड पॉइंट, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इंप्लॉयड के कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारा होता है बेसिकली शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड को जोड़ दें तो हमारी क्या निकल जाती है, कैपिटल फंड, या फिर टोटल एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। ये भी हमारा क्या माना जाता है, कैपिटल इंप्लॉयड माना जाता है। अब यहां पर बात करते हैं इनमें से क्या है हमारे पास ऑप्शन में। चलिए, अगर मान लीजिए करंट लाइबिलिटीज ना हो तो डिवाइडिंग बाय टोटल एसेट्स भी हम कर दें तो भी वो क्या मानी जाएगी, कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड वैसे तो हमारा होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, लेकिन करंट लाइबिलिटीज को भी इंक्लूड कर ले तो वो नेट टोटल कैपिटल इंप्लॉयड हो जाता है, जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी प्रकार का लोन्स हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया और शेयर होल्डर फंड को भी जोड़ लिया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ग्रोस प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, नेट प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन ए को आप इग्नोर करें, ऑप्शन बी को आप इग्नोर करें। नेट प्रॉफिट किस किस में है, सी और डी में। और मैंने बताया बटे में क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड, तो बटे में सेल्स को आप इग्नोर करें तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बचा कौन सा, नेट प्रॉफिट बटे टोटल एसेट्स। तो ये हमारा ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा, जिसमें टोटल एसेट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड बोल देते हैं यदि इसमें से करंट लायबिलिटीज घटी हुई हो। लेकिन कोई और ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम इसी ऑप्शन को यहाँ ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन में हमें लिखा है इन बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट। देखिए, बैलेंस शीट में अगर बात करें कि किस वैल्यू पर हम एसेट्स को शो करते हैं, तो मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू पर हम इसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर हम एसेट्स को बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो बची कौन सी, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो इसी पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैंक इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल
कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी शेयर्स। देखिए शेयर्स की बात जब आती है तो दैट इज ओनली टू बी इंक्लूडेड इन द आइदर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन द कंपनीज। तो पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स होते हैं, यहाँ तो शेयर होते नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल पर्सन होता है। नोट प्रोपोर्शनल प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती है, ये शेयर इशू नहीं करते हैं, तो बचा कौन? कंपनी। तो कंपनी के शेयर्स को हम एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड कंपनी। कौन सी इनमें से हम किसको हम बेसिकली कंपनी के नाम से बुलाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो कोटेड कंपनी क्या होती है? कोटेड कंपनी का मतलब होता है लिस्टेड कंपनीज बेसिकली। कोटेड कंपनी का क्या मतलब होता है? लिस्टेड कंपनी जो कि सेबी में रजिस्टर्ड है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी। उन कंपनियों को भी हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं जो कि पब्लिक में शेयर इशू करती हैं। तो ये बेसिकली हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके ऑप्शन में नहीं आने वाली, क्योंकि कोटेड नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड हो भी सकती है और लिस्टेड नहीं भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन में अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर इसके अलावा ऑप्शन लिस्टेड कंपनी दिया तो हम सबसे पहले ऑप्ट करेंगे लिस्टेड कंपनी को। अगर लिस्टेड कंपनी ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी को यहाँ ऑप्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें बताता है पैटी कैश फंड इज सपोज टू बी रिप्लेस्ड। पैटी कैश फंड इज सपोज टू बी रिप्लेस्ड का मतलब है कि भाई उसमें बदलाव किया जाता है। बदलाव करने का मतलब है कि भाई हर उसको जो है ना, जैसे मान लो पैटी कैश होता क्या है कि जब हेड कैशियर एक के पास ना छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाती है जिनको वो हैंडल नहीं कर पाता, या उसकी वजह से उनकी उसकी कैशबुक बल्क की कैशबुक बन जाती है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके अंदर, ट्रांजेक्शन ज्यादा आ जाती है, तो उनको कम करने के लिए वो एक एडिशनल कैशियर रख लेता है जिसको बोलते हैं पैटी कैशियर। और पैटी कैशियर जो है वो उन छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करता है और जिसके लिए उसको एक हर महीने एक फिक्स अमाउंट पेड की जाती है। हर महीने क्या की जाती है? एक फिक्स अमाउंट पेड की जाती है। तो हर महीने भी हो सकती है, अगर वो सालाना की बात करते हैं तो सालाना भी हो सकती है, हाफ ईयरली अगर उससे रिकॉर्ड लेता है तो हाफ ईयरली भी हो सकती है। तो यानी कि ये क्या होता है एक प्रकार से रिप्लेस करने का मतलब कि भाई उसको हम रिप्लेस का मतलब है बदलाव करना, चेंज करना। तो ऑप्शन हम अगर इसमें ऑप्ट करें तो हमारा क्या ऑप्शन होगा जरा देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा एवरी ईयर। हाँ ये एवरी ईयर की जा सकती है। एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर ये दो बार प्रिंट हो गया बाय मिस्टेक, तो ये तो इसका मतलब ऑप्शन नहीं होगा हमारा। एवरी हाफ ईयर भी हम ऑप्शन में नहीं रखेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, एवरी ईयर में हम अकाउंटिंग पीरियड अगर हमें दिया है तो दैट विल बी द राइट आंसर। अदरवाइज हम क्या ले लेते हैं? एवरी ईयर ऑप्शन ले लेते हैं। अब एवरी ईयर दो बार प्रिंट है तो ये मेरी गलती है, तो आई अपोलाइज फॉर दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। इतने सारे क्वेश्चन जो है टाइप करना बहुत बड़ी बात हो जाती है और डिस्कशन करना तो और भी बड़ी बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन किसके बारे में बताता है? देखिए कॉस्ट कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, हाँ बताता है। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पार्टिकुलर ईयर, ये भी बताता है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये भी बताता है। तो इट मींस इसका आंसर हमारा क्या होगा? 41 का डी, that will all of the above will be discussed or provided by the accounting informations। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए। 42 क्या कहता है जरा देखते हैं। which of the following is an example of business liability? So land, building, cash, these are the assets, these are not will be the answer। बचा डी, creditors, that is a liability of the business। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है आइए देखते हैं। when it is certain that a debt won't be recovered, which of the following is correct? देखिए जब ये सर्टेन हो कि हमें डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज क्रिएटेड। देखिए जो मिलेगा ही नहीं तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनाना, ये गलत है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे सही आंसर में कंसिडर नहीं होती। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। देखिए बैड डेट्स हुआ है, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री अगर हम करें तो क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स इज द पार्ट ऑफ अवर अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इनका पार्ट होता है। तो डेफिनेटली
अगर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है तो डेटर्स क्रेडिट हुए हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। बैड डेट्स इज क्रेडिटेड, नो, हमने एंट्री करके देखिए डेबिट होगा, लॉस है। सेल्स इज डेबिटेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सेल तो पहले ही हो चुकी है, तो ऑप्शन क्या बचा, बी ऑप्शन बचा, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा, द मैचिंग कंसेप्ट मैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग, मैचिंग कंसेप्ट इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए मैचिंग कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इट इज यूज्ड फॉर द revenues and expenses. So what would be the answer for this one? C option will be the right answer. revenues and expenses के लिए हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज called a by one who is liable to pay it is on the due date। क्वेश्चन है बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड कहलाएगा बाय वन उसके लिए हु इज लाइबल टू पे इट ऑन द ड्यू डेट, जो कि ऑन द ड्यू डेट इसकी पेमेंट करेगा, तो उसके लिए क्या कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो इनमें से कौन सा होगा लाइबिलिटी, जरा देखें, बिल्स रिसीवेबल तो एसेट्स होती है, नोटेड बिल ऑफ एक्सचेंज है इस ऑप्शन, मतलब ये लाइबिलिटी ना, ये कंसिडर ही नहीं किया जाता। बिल पेबल इज ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर माना जाएगा। नोटेड बिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो होता कौन सा बिल है, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि डिसऑनर हो चुका है और जिसको कि कोर्ट में नोटेड किया गया है नोटरी के द्वारा कि इसकी पेमेंट जो है उसको लीगली करनी पड़ेगी। तो लेकिन फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको, जो कि पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो उसके लिए तो क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, which of the following is not regarded as the fundamental concept that is identified by IAS, Indian Accounting Standard 1। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कंसेप्ट नहीं पाया जाता, जरा देखते हैं। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एंड नेक्स्ट वन है हमारा द प्रूडेंस कंसेप्ट। देखिए अगर हम बात करें करेक्शन कंसेप्ट की तो ऐसा कोई कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा, करेक्शन कंसेप्ट, तो इट वुड बी द आंसर, तो डी हमारा इसका सही ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्टेटमेंट जो कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को बताए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंसेज लिखते हैं, बैलेंस शीट हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके चलते हैं, तो इट वुड बी द राइट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 48 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक इज फिगर्ड आउट एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग याद करिए प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्रीज को जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में से कम होता है, कम होता है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ रियलाइजेबल वैल्यू से मतलब है हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसमें से हमने सारे खर्चे घटा दिए हों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज ए एन एन, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, और क्रेडिट बैलेंस जनरली किसके होते हैं, इनमें से लाइबिलिटीज के, तो लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। चलिए इसका अगर हम बात करें तो ये एसेट्स अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट, देखिए लायबिलिटी अकाउंट तो है ही है, नो डाउट,
लेकिन अगर कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट दिया है तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन में दो कंसिडर नहीं करेंगे तो हम अप्रोप्रिएटली हम लायबिलिटी अकाउंट को इसका सही आंसर मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लायबिलिटी अकाउंट नहीं होता तो हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को यहाँ ट्रीट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन हो गया कि एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। तो आप अगर इनमें से भी अप्रोप्रिएट अगर माने तो बेसिकली इसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट ही ट्रीट करें, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट ट्रीट करें, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। लेकिन क्योंकि बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसको लायबिलिटी अकाउंट भी हम बोल देते हैं। तो मैं जो है फिर भी इसके लिए अगर जाना चाहूंगा तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट पर जाऊंगा। आप भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ये दो ऑप्शन एक साथ मिलते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। स्टॉक ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ। स्टॉक ऑफ ए ट्रेडिंग, अब देखिए स्टॉक में शामिल क्या होता है, आपको याद आ रही होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बताया था कि हम इन्वेंट्री में क्या शामिल करते हैं, हम इन्वेंट्री में शामिल करते हैं रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ फिलहाल बात किसके बारे में हो रही है, स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है जो सामान बना बनाया खरीद कर बेचता है। तो रॉ मटेरियल तो पहले बनाना पड़ेगा ना, फिनिश गुड्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें हम शामिल कर लें। वर्क इन प्रोग्रेस अंडर प्रोसेस है तो ये भी फिनिश गुड्स नहीं है हमारी, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो बचा क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि सेलिंग के लिए खरीदी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, सी ऑप्शन, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री विल बी द पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, XYZ firm has imported a machine from abroad। एक मशीन खरीदी है, which of the following is not the element of machines cost। इनमें से कौन सा मशीन की कॉस्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा। देखिए परचेज ऑफ मशीन, भाई ये तो खरीदी है, ये तो कॉस्ट 100% मानी जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी भी खरीदने पर खर्चा हुआ है तो ये भी उसकी लागत में जुड़ जाएगा। और डिमोरेज चार्जेस भी पार्टिकुलरली एक्सपेंस होते हैं जो कि मशीनरी की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। बचा कौन सा, रिफंडेबल टैक्स, ये एक काइंड ऑफ इनकम होती है, ये एक्सपेंस नहीं है, तो इट विल नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द मशीन्स कॉस्ट। तो 51 का हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, रिफंडेबल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इंडिकेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस। इनमें से कौन से रेशो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोइंग रेशोज, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज, डेट इक्विटी रेशोज, एसिड टेस्ट रेशोज और प्रोप्राइटरी रेशो। देखिए प्रोप्राइटरी रेशो तो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटीज एंड एसेट्स होता है, और डेट इक्विटी रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन डेट्स एंड इक्विटी जो कि लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को बताता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में तो सोल्वेंसी का नामो निशान नहीं होता है, तो एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताता है। बचा कौन सा, एसिड टेस्ट रेशियो, इसका मतलब होता है लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, जिसमें कि क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो ये हमें वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है, इट विल बी द राइट आंसर। तो हम 52 के सी ऑप्शन को ऑप्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है हमारा, 53 है, एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज फिनिश्ड और इंजॉयड इमीडिएटली। अगर तुरंत खर्चे हो जाए, तुरंत जो है खर्चों का बेनिफिट आप उठा लें, आगे आने वाले समय में उसके कोई बेनिफिट हमें ना मिले, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी, रेंट। ये हमारा क्या ऑप्शन कहलाएगा 53 का, दैट विल बी ऑप्शन ए। हम इसका सही आंसर ऑप्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 हमें बताता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ ए कैश बुक। देखिए अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें। डिस्काउंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री करते क्या है, हम एंट्री करते हैं बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम है ना, तो इनकम है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब कैश अकाउंट में, कैश बुक में, कैश अकाउंट में, कैश कॉलम में किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। डेबिट साइड कौन सी होती है इनमें से,
रिसिट साइड। डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसिट साइड। लेकिन डिस्काउंट आपको मिली है तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रिसिट साइड में तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब किसी से पैसा रिसीव्ड करते हैं तब लिखते हैं। तो पैसा रिसीव्ड अगर किया तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा जब रिसीव करेंगे तो हम उस कंडीशन में तो डिस्काउंट क्या करते हैं? अलाउड करते हैं। डिस्काउंट को क्या करते हैं? अलाउड करते हैं। और जिससे हमें पैसा मिलता है उसका नाम लिखते हैं, मान लेते हैं एक्स। और डिस्काउंट रिसीव्ड जब होगी तो डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगी? जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हमने गलत एंट्री कर दी यहाँ पर। तो गलत कर दी तो हमारी एंट्री क्या होगी? मान लेते हैं एक्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्स डेबिट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इसका मतलब हमारा क्या आ गया? पेमेंट साइड में आ गया, क्योंकि कैश कॉलम को देखते हुए अगर हम बात करें तो कैश पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा इस कंडीशन के अंदर, जब डिस्काउंट हमें मिलेगा। क्योंकि हमें डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप पेमेंट करते हैं। तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट हमारा आंसर नहीं होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर भी हमारा आंसर नहीं होगा, पेमेंट साइड हमारा राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा? Which one of the following can offer its shares to public at large? इनमें से कौन है जो अपने शेयर्स को मतलब पब्लिक को ऑफर करती है? देखिए, मैंने अभी अभी पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती क्योंकि ये लिस्टेड नहीं होती सेबी में। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म तो शेयर इशू करती ही नहीं है। ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली। बचा क्या? लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 56 है द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाले एरर कौन से होते हैं? देखिए, एरर को अगर हम बात करें तो एरर दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो वन साइडेड और दूसरा टू साइडेड। अब वन साइडेड और टू साइडेड एरर कौन से होते हैं? टू साइडेड एरर वो होते हैं जिनसे बेसिकली कोई रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता, यानी वो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर देते हैं। तो ऐसे एरर जो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखे भी जाएंगे तो हमें नहीं पता लगेगा, तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से अफेक्ट करते हैं, तो वन साइडेड एरर अफेक्ट करते हैं। वन साइडेड एरर कौन से होते हैं? जैसे कि हम पार्शली ओमिशन कर दिया, एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, एक में रिकॉर्ड नहीं किया। या हमने जो है ना प्रिंसिपल एरर तो नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल एरर तो कंपनसेट कर देगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ इसका? ए ऑप्शन, एरर ऑफ पार्शली ओमिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है ना बेसिकली वो कंसोलिडेटेड अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड डेप्रिसिएशन रखता है। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोविजन मैंने आपको बताया था पीछे, लाइबिलिटीज कंसीडर की जाती है बेसिकली। तो लाइबिलिटीज कंसीडर की जाती है तो इसका कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है 58। एरर्स आर बताइए, गलतियां क्या होती हैं? एरर्स क्या होती हैं? क्या इंटेंशनली हम करते हैं गलतियां? नहीं। क्या अनडिरेक्टेड होती हैं? नहीं, डिरेक्ट किया जा सकता है। अनइंटेंशनल होती हैं, जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हो जाती हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। ये गलतियां हम कर बैठते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सॉरी, एरर्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज इक्वल टू। सीधी सीधी बात है, ऊपर पढ़ा था हमने, एक कैपिटल होती है। एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज क्या कंसीडर की जाएंगी? हमारी कैपिटल कंसीडर की जाएंगी। एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या है जरा देखते हैं। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज कंसिडर्ड। देखिए, पैटी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, पैटी कैश बुक का बैलेंस होता है कैश का बैलेंस, और कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट एक एसेट होता है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एसेट ट्रीट करेंगे। इट इज टू बी ट्रीटेड एज एसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा 61।
क्वेश्चन नंबर 61 है कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट accumulated minus accumulated depreciation expenses of the fixed asset is equal to, देखिए किसी सॉरी किसी भी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो वो उसकी बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? बुक वैल्यू को। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट्स। ओहो, क्वेश्चन नंबर 62 आई होप तो मैंने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं हम लोग। Which of the following is not considered as research and development cost? देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं होगा? सबसे पहला पॉइंट है टेस्टिंग इन सर्च फॉर प्रोडक्ट अल्टरनेटिव। नो, प्रोडक्ट अल्टरनेटिव के बारे में हम यहाँ रिसर्च नहीं करते हैं बेसिकली, तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है लीगल वर्क ऑन पेटेंट एप्लीकेशन। राइट, पेटेंट बेसिकली हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क में करते हैं। किसमें करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क में करते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पेटेंट होगा। क्या होगा? पेटेंट। अच्छा देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया इसका। क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हम प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करते हैं, क्योंकि हम बिजनेसेस के अंदर नए प्रोडक्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को सर्च आउट करते हैं। लीगल वर्क और पेटेंट एप्लीकेशन में तो हम आईपीआर लगाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगाते हैं। तो आईपीआर ये जो है हमारा बेसिकली इसका आंसर होगा, इसको हम आंसर कंसिडर करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ डिजाइन ऑफ प्रोसेस ये पार्ट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। सर्चिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स ये भी हमारा पार्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा कि पेटेंट एप्लीकेशन के लिए कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं होता, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 64। द पार्टीज टू ज्वाइंट वेंचर आर कॉल्ड। ज्वाइंट वेंचर्स में जो पार्टीज होती है उनको बोलते हैं कोवेंचर्स। तो ये कोवेंचर्स हमारे कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस अगर हम रखते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन फिलहाल तो अभी यहां देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री ये तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो माइनस प्लस में करते हैं कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस में करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तब कंसिडर किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन इसका मतलब नहीं हुआ। अब हुआ क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हाँ, इसको हम इसका ऑप्शन मान लेते हैं। जो गुड्स सेल के लिए हमारे पास अवेलेबल है वो क्या कहलाएंगी? हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? करंट एसेट्स आर आल्सो नोन एज। देखिए करंट एसेट्स को हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो दीज आर टू बी टर्म्ड एज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टेड एसेट्स एंड कैश में इनको शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें बताना है इनमें से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। देखिए अगर हम जो पैसा हमने जमा कराया है उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या माना जाता है? एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिपॉजिट एक्सेप्टेड। डिपॉजिट एक्सेप्टेड का मतलब यह क्या हो गया? हमने जमा नहीं कराया, हमने लोगों से पैसा उधार लिया है। डिपॉजिट एक्सेप्टेड का मतलब है लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और बदले में जो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। एनुअली जो खर्चा हो रहा है वो रिवेन्यू नेचर का ही होता है, तो ये भी हमारा जो है इसका पार्ट, इसका आंसर नहीं होगा। कस्टम ड्यूटी पेड इन कनेक्शन विद इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट। देखिए कोई प्रोडक्ट हम
खरीदते हैं और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पेड की जाती है, तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये इसका हमारा आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 68 क्या है, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलिंग एक्सपेंस। देखिए सेलिंग एक्सपेंस क्या है इनमें से, आइए चेक करते हैं सेलिंग एक्सपेंस के बारे में। ऑप्शन है हमारे पास, एनी टैक्स और फ्रेट इज पेड ऑन परचेजेज। अब परचेज पर अगर खर्चा किया है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेलिंग एक्सपेंस, तो परचेज एक्सपेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल सैलरीज पेड टू लेबरर्स। जो लेबरर्स होती है, मजदूर होते हैं, उनको अगर हम खर्चा देते हैं, जनरल सैलरी देते हैं, तो वो भी हमारा सेल्स एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। टैक्स एंड फ्रेट पेड ऑन सेल, तो सेल्स पर जो खर्चा किया जाता है वही हमारा सेल्स एक्सपेंस माना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक्स्ड, sorry, it is not foxed, it is fixed. Fixed assets is not depreciated in ordinary circumstances. अब मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकुलरली हमारी जमीन जो होती है, लैंड जो होती है, वो अनलिमिटेड लाइफ को ऑफर करती है, तो जमीन पर टैक्स नहीं, सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकवरी ऑफ बैड डेट इज ए। अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए तो वो क्या माना जाएगा, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज ए रिवेन्यू रिसिप्ट, तो इसका ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो इनकम है, इनकम है तो एक्सपेंडिचर को छोड़ दीजिए, एक्सपेंस को छोड़ दीजिए। अब कैपिटल रिसिप्ट तो है नहीं, तो कौन सी रिसिप्ट बची, रिवेन्यू रिसिप्ट बची है हमारी। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following account will be credited when a typewriter is sold that has been used in the office। कहता है कि which of the following account will be credited, जब किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, जब एक ऑफिस का टाइपराइटर हम बेच देंगे। जब ऑफिस का टाइपराइटर आपने बेच दिया है तो पैसा बिजनेस में आएगा, टाइपराइटर चला जाएगा। टाइपराइटर एक एसेट होती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 72, एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी। ऐसी एरर्स जो केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करती हैं वो कौन सी एरर कहलाती हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, नहीं, कंप्लीट में तो दोनों ही अकाउंट मिसिंग है। एरर ऑफ पोस्टिंग, कंपनसेटरी एरर्स भी नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, तो बचा कौन सा, एरर ऑफ पोस्टिंग, तो ये हमारा इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। ऑफिस इक्विपमेंट किस में क्लासिफाइड किया जाता है, देखिए एसेट होती है, एसेट हमारी किस में आती है, बेसिकली रियल अकाउंट। एसेट किस में आती है हमारी, रियल अकाउंट में, तो ये रियल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट। पूरे साल सेम रहेंगे तो कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। वेरी गुड, ये स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा इसका राइट आंसर कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस बताना है। कम्युनिकेशन तो सबसे आखिरी में होता है, तो ये तो करेक्ट सीक्वेंस नहीं हुआ। पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेशन, नहीं नहीं नहीं, कब पहले आइडेंटिफाइंग करते हैं, तो आइडेंटिफाइंग में ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी में आइडेंटिफाइंग के बाद रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हुआ, तो आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। माफी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 76, अरे भाई कोई पानी पिला दो। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं। A current asset that is convertible to cash within 3 months can be referred to as। एक करंट एसेट जिसको 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैश एसेट, ऑपरेटिंग एसेट, इंटेंजिबल एसेट, दीज आर नॉट convertible into 3 months, so D will be the right answer. Question number
77 देखिए क्या है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ए, ज्वाइंट वेंचर हमारा कैसा अकाउंट होता है, ये बताता है प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में। सो इट विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट कंसिडर्ड किया जाता है। मैं पानी पी लेता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए और डिसाइड करिए कि इसका क्या आंसर आएगा। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ लिया होगा और आप लोगों को पता भी लग गया होगा इसका क्या आंसर होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। व्हाट डज एज डेटर एनालाइज सिग्निफाइज। देखिए एज डेटर हमें ये बताते हैं कि जो डेटर्स है उनसे हमें कितने समय में पैसा मिल जाएगा। सो हम आंसर जरा देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन है shows how long debts have been outstanding, यानी कितने समय वो आउटस्टैंडिंग रहा, यानी कितने समय में हमें उनसे पैसा मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ ओल्ड द कस्टमर्स आर, नो, ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हाउ लॉन्ग डज ए बिजनेस टेक टू रीपे द बैंक लोन, ये तो पेमेंट की बात हो गई, डेटर की बात आई ही नहीं इसके अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ फोर डेटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79। 79 हमारा क्वेश्चन हमें क्या बताता है, ये देखते हैं। द allocation of the cost of tangible assets or plant asset to expense in the periods in which services are received from the asset is termed as, देखिए जब आप किसी पार्टिकुलर फिक्स एसेट्स को उसके नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ तक डिवाइड करते हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, ए कैश डिपॉजिट मेड बाय बिजनेस अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज बैलेंस। कैश डिपॉजिट मेड बाय बिजनेस अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज बैलेंस। तो बैंक में हमारा पैसा जमा होगा तो कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो क्रेडिट बैलेंस, देखिए आपने देखा होगा आपके मोबाइल्स पर मैसेज आते हैं, अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा होगा आप लोगों के, और आपके जब आप पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सो क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। 81 है, कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम इज मोस्टली रेफर्ड टू एज। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये टू कॉलम कैश बुक होती है, तो इसको हम टू कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं। तो टू कॉलम कैश बुक विल बी द कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम इज मोस्टली रेफर टू टू कॉलम कैश बुक। अब अगर हम बात करते हैं कैश बुक विद कैश और डिस्काउंट कॉलम है तो टू कॉलम कंसिडर की जाएगी, अगर कैश बैंक और डिस्काउंट होगा तो थ्री कॉलम कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच अकाउंट इज द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा अकाउंट ओड महसूस होता है। देखो ओड मतलब है जो मैचिंग नहीं करता है इनमें। ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एसेट है, फिक्स एसेट्स है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्री होल्ड, ये भी हमारी फिक्स एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी भी, और स्टॉक एंड मटेरियल्स हमारी करंट एसेट्स है। तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो 82 का हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताता है हमें, ए डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। देखिए डेबिट बैलेंस किसका, बैंक स्टेटमेंट का, तो ओवरड्राफ्ट होता है। कैसा ओवरड्राफ्ट होता है ये, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का मतलब हमारी पासबुक से है, और पासबुक का यदि हम डेबिट बैलेंस लेके चलते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या मानेंगे इसको हम लोग, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मानेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट होती है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, सॉरी जो डेप्रिसिएबल एसेट होती है उसमें जब हम स्क्रैप वैल्यू को जोड़ देते हैं तो वो कॉस्ट को कन्वर्ट करती है। तो क्या बन जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, क्या कहलाएगा ये, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए कई बार आंसर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ और भी है, तो आप इसको समझने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एलिमिनेशन क्या होगा, देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जब यार डेप्रिशिएबल अमाउंट दे दी तो एक बड़ी फिक्स अमाउंट है ना,
तो ये तो हो नहीं सकता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। यही हमारा राइट आंसर कंसीडर किया जाएगा। 85 क्वेश्चन नंबर देखिए 85 क्या कहता है? Which of the following is the most common cause of bad debts? इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैड डेट्स का? देखिए, डेटर रिफ्यूजल टू रीपेमेंट। भाई अगर डेटर मना कर दे तो हो सकता है। आगे देखते हैं, डेटर लेफ्ट द कंट्री। पर कंट्री छोड़ के गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा नहीं देगा, पैसा तो दे सकता है। डेटर कमिटेड ए क्राइम, तो भी दे सकता है। डेटर डिक्लेयर टू बी ए बैंक, ये इसकी वजह से तो 100% हमें पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर इसमें कंसिडर किया जाएगा। 86 क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड आर डेबिटेड टू। अगर बिल रिसीवेबल आपने इंडोर्स कर दिए हैं और तो पूछा जा रहा है आपसे कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट होगा। तो देखिए, बिल जब हम इंडोर्स करते हैं तो एंट्री करते हैं पार्टिकुलर उस पार्टी का नाम जिसको बिल हमने इंडोर्स किया है, जिसको इंडोर्सी बोला जाता है बेसिकली। इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें क्या है? इंडोर्सी, वो हमारा इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, बस्टिंग इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। बस्टिंग स्टैंडिंग फॉर ए काइंड ऑफ टेक्निक। देखिए, प्रोडक्ट सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस, अगर प्रोडक्ट में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं तो हम बजट नहीं लगा सकते। बजट बेसिकली एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम पार्टिकुलरली जो बजटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल है। फिर भी एक बार देखते हैं, क्योंकि बजट जो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है, तो अगर प्रोडक्ट में रैपिड चेंज हो रहे हैं तो वहां इसको यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं यूज किया जा सकता है, ये मैंने गलत बोल दिया। ओके, जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम न्यूमेरिकल टर्म्स को यूज करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बजट तैयार किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम बजटिंग यूज कर सकते हैं। अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस को हम जो है ना रिमूव करने के लिए बजटिंग का यूज कर सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस वन? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव रहेगा। देखिए, बजटिंग जो है बेसिकली एक टेक्निक होती है, न्यूमेरिकल टेक्निक होती है, जिसमें हम आंकड़ों को लेकर चलते हैं और सभी में हम आंकड़ों का यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रोजेक्ट सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस एंड जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव आप कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, आइए देखते हैं। पैटी कैश बैलेंस इज, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक एसेट मानी जाती है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं, तो ये एक हमारी एसेट्स मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89, blank are checks that are issued by the business but not yet presented to bank for payment। ऐसे कौन से चेक होते हैं जो इशूड तो कर दिए गए हैं बिजनेस के द्वारा, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए? तो ऐसे चेक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स, बाउंस चेक। देखिए, बाउंस चेक तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बाउंस कैसे हो सकता है। आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब है कि वो, इसका मतलब है कि हमारा बेसिकली कि पेमेंट अभी करनी बकाया है, यानी कि इनकी पेमेंट करनी अभी बकाया है। तो इट कैन बी द आंसर, इट कैन बी द आंसर, ये हमारा आंसर हो सकता है। अनकलेक्टेड का मतलब तो ये होता है कि बैंक ने पैसा जमा ही नहीं किया हमारे अकाउंट में, और अनक्रेडिट का मतलब भी यही है कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया है, तो अनक्रेडिटेड है वो। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो ऑप्शन हमारे क्या बचा? आउटस्टैंडिंग चेक, जिसका मतलब है अभी पैसा पेड करना बकाया है। ठीक है, हमने चेक इशू किया, इशू हम कल करते हैं जब हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज। जब हम कहता है डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट, जब उधार के पैसे का हम तुरंत भुगतान करते हैं, तो मतलब या तुरंत भुगतान के लिए, क्विक रीपेमेंट के लिए डेट्स को हम डिस्काउंट देते हैं जिनसे हमने पैसा बेसिकली लेना है, तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसा डिस्काउंट बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं ऐसे डिस्काउंट को? हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, ये देखते हैं। हैवी अमाउंट स्पेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू कंपनी प्रोडक्ट इज।
हैवी अमाउंट स्पेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू कंपनी प्रोडक्ट इज, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा बेसिकली, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन क्योंकि ये खर्चा एडवर्टीजमेंट पर हुआ है तो आने वाले पीरियड्स में राइट ऑफ हो जाएगा और इसके बेनिफिट मैक्सिमम 4 से 5 साल के लिए मिलेंगे, इसीलिए हम इसको ऑप्शन में क्या रखेंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगाने की गलती मत कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर परमानेंट नेचर के होते हैं, एसेट्स खरीदने पर किए जाते हैं, जबकि हम एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। आज ही मैंने पढ़ाया था, जर्नल टू लेजर को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, which of the following financial statement shows the financial health of an organization at a stated point of time? Which of the following financial statement show the financial health of an organization at a stated option of a time? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताए। फाइनेंशियल पोजीशन तो हमें केवल और केवल बैलेंस शीट से मिलती है, तो बैलेंस शीट विल बी द राइट आंसर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लोज आउटफ्लो के बारे में बताता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 94, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द बेसिक कंसीडरेशंस इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आर। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस देखें तो मेन डिफरेंस में नेचर ऑफ बिजनेस होता है। हाँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नेचर ऑफ बिजनेस का अंतर हो सकता है कि भी बिजनेस किस तरीके का कर रहे हैं। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं फर्नीचर बेचने का काम करता हूं, तो मेरे लिए फर्नीचर क्या है, मैं खरीदूंगा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, स्टॉक पर खर्चा कर रहा हूँ, रेगुलर खर्चा है, खरीदूंगा बेचूंगा, तो नेचर ऑफ बिजनेस का डिफरेंस है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। सेकंड है इफेक्ट ऑन रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हाँ, रिवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पर, बिजनेस की कैपेसिटी पर प्रभाव डालते हैं रिवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स, ये भी एक पार्टिकुलर इसका जो है बेस माना जा सकता है। पर्पज ऑफ एक्सपेंस, किस पर्पज के लिए हम खर्चे कर रहे हैं, ये भी एक एक्सपेंस का पार्ट माना जा, मतलब बेस माना जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 94 का डी। ऑल ऑफ द अबव आर द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स। क्वेश्चन नंबर 95 पर आप आइए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, लोअर द डेट इक्विटी रेशियो। देखिए डेट इक्विटी रेशियो मैं बता दूं कि डेट्स ओवर इक्विटीज होते हैं। जब हम डेट्स ओवर इक्विटीज की बात करते हैं तो इसका आइडल रेशियो 2:1 या इससे कम माना जाता है, ये हमारा इसका आइडल रेशियो होता है। अगर ये इस आइडल रेशियो और ये कह रहा है कि अगर ये कम हो जाए तो इन द सेंस कि उसका क्या मतलब होगा, तो देखिए लोअर द प्रोडक्शन ऑफ क्रेडिटर। अब अगर ये कम हो गया तो क्या क्रेडिटर्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए डेट्स होता है उधार का पैसा, इक्विटी होता है खुद का पैसा। अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब मेरी इक्विटीज में वृद्धि हुई है, इक्विटीज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और इक्विटीज अगर इंक्रीज हुई है तो ही तो ये रेशो कम होगा। तो क्या उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्रेडिटर की, नहीं, क्रेडिटर की प्रोडक्शन तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको इजीली पैसा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी उनकी। दूसरा है हायर द प्रोडक्शन टू क्रेडिटर्स। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारा खुद का पैसा ज्यादा लगा, उधार का कम लगा है, तो हम उनको पेमेंट कर देंगे आसानी से। इट डज नॉट अफेक्ट द क्रेडिटर, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से बैलेंस होते हैं, क्या रियल अकाउंट के बैलेंस होते हैं खाली, नो। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, नो। पर्सनल अकाउंट, भाई अकेले पर्सनल भी तो नहीं होते, तो क्या ऑप्शन होगा इनमें से, देखते हैं। बोथ बी एंड सी, देखिए बोथ बी एंड सी में क्या है, रियल नॉमिनल एंड पर्सनल, यस, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। बोथ बी एंड सी विल बी कंसिडर्ड अंडर द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है हमारा, पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द हैंड आर कंसिडर्ड एज। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन हैंड आर कंसिडर्ड एज, अगर पोस्टेज स्टैम्प इन हैंड है तो वो बेसिकली एक प्रकार का बैलेंस है। बैलेंस है तो किस तरीके का बैलेंस है, आइए चेक करते हैं। क्या ये हमने
देखिए मैं आपको ये कहूँ कि पोस्टेज स्टैम्प होती क्या है, पहले तो ये डिसाइड करिए। पोस्टेज स्टैम्प होती हैं कि हमने एडवांस में टिकट परचेज कर ली, टिकट परचेज कर ली और हमने यूज नहीं की है, तो एक प्रकार का प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इसको हम क्या मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे। बैंक बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, अकाउंट रिसीवेबल वैसे नहीं, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लाइबिलिटी हमारी है नहीं, एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करें तो बचा क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस विल बी कंसीडर्ड द राइट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है हमारा, म्यूनिसिपल टैक्स रुपीज 6000 अंडर डिस्प्यूट इज, देखिए डिस्प्यूट में है, पेड करना है या नहीं करना है, तो ऐसी लाइबिलिटीज बेसिकली कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज मानी जाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो 98 का हमारा ऑप्शन ए माना जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है। देखिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पैसा आएगा, इनफ्लो होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर से भी पैसा आएगा, ये भी इनफ्लो होता है, कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन इनसे भी पैसा आता है, ये भी हमारा इनफ्लो है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट से पैसा जाएगा, तो ये हमारा इनफ्लो नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, रुपीज 5000 स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ ए कंप्यूटर इज, देखिए कंप्यूटर पर हमने 5000 रुपए उसके मेंटेनेंस पर खर्च किए, तो ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा, कैसा खर्चा माना जाएगा, रिवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमने पीछे काउंटिंग गलत कर दी थी, तो ये 101 नंबर डला है, तो इसका मतलब अगर हम वापस ले जाएं तो ये 100वां क्वेश्चन हमारा आज का माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस के बनाने के लिए हमें इनमें से किसकी जरूरत होती है। अब ट्रायल बैलेंस तो बनता है जर्नल और लेजर से, कैश अकाउंट से, बैलेंस शीट से, किन में से, अगर हम इसमें डिसाइड करें तो हमारा बेसिकली लेजर जो है वो हमें बैलेंसेस देता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, और उनके आधार पर हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो लेजर विल बी कंसिडर्ड एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। एंड दिस इज योर today's 100 questions which will be useful in your STAT exam that is going to be held on 2nd of January. So I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप आपको जो है इन क्वेश्चन को करने में मजा आया होगा। कल हम एक सीरीज और रखेंगे 100 क्वेश्चंस की, तो आप रेडी रहिएगा 100 क्वेश्चनों के साथ, एमसीक्यू स्पेशल ऑन एस्टेट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी आपको उचित लगे। थैंक यू।